हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। इससे पहले हमने एक वीडियो लूसेंट का मैं अपलोड कर दी हूं। आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अभी हमारा लूसेंट का जो रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, तो मैंने लूसेंट का स्टार्ट की हूँ और इसका मैं डेली एक वीडियो जरूर लाऊंगी, पहले जो भी हो, लेकिन एक लूसेंट का एक वीडियो जरूर आएगा। इसी तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट कर लूँगी पूरा बुक को, क्योंकि रिविजन के तौर पर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी में ये कोई भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी होगा, जिस तरीके के एग्ज़ाम जैसे दरोगा होगा, एसएससी सीजीएल है, कुछ भी होगा, तो उसमें लूसेंट आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सिंगल वन लाइनर है और ये थोड़े से समय में काफ़ी कुछ ज्ञान दे देता है। अगर आप पहले से डिटेल्स में पढ़ा हुआ होगा तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग लूसेंट का सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री अभी हमारा चल रहा है, इसी तरीके से सारा वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें आज का टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज है इसमें है इतिहास का विभाजन, प्रागैतिहास, प्री हिस्टोरी, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भव नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है। ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, उसे आदि ऐतिहासिक कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जो लिखित रूप से है और हम पढ़ भी पाते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं, और जो लिखा हुआ है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसे आदि ऐतिहासिक कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण हमें मिला ही नहीं है। ठीक है। तो उसको कहते हैं। संस्कृत और वर्तन क्या है, तो मालवा को मालवा लाल और काला और लाल, बुर्जहोम धूसर, खोजे का है तो लाल, नव पाषाण चमकीला धूसर, और नव पूर्वी पाषाण भूरा लाल मिला है। फ्रेंड्स, तो बर्तन मिला है वहाँ का। ठीक है। तो मालवा में लाल और काला रंग का बर्तन मिला है, बुर्जहोम में धूसर रंग का, खोजे में लाल रंग का, दक्षिण नव पाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नव पाषाण में भूरा लाल मिला है। वो शॉर्ट में था। नेक्स्ट है ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पे आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है। और पूर्व पाषाण युग या पूर्ण पाषाण काल के मानव की जीविका का मूल आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था, तो ये ध्यान रखेंगे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, और पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। तो ये सिंगल क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को। और सबसे पहले किसका आविष्कार किया गया था, तो आग को। ध्यान रखिएगा। और अस्थायी निवास कब स्टार्ट हो गया था, तो नव पाषाण काल से। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एग्जाम में पूछा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किए हैं। तो धातु में सबसे प्रथम को इसको, तो तांबा धातु को। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्तर कहाँ से मिला, तो अतीर पक्कम से मिला है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में है फ्रेंड्स। ठीक है। और कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन है, तो गेहूं। पहली फसल गेहूं है एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो ये ध्यान रखिए, अगर सिर्फ कृषि बोलेगा तो मेहरगढ़ होगा, और अगर चावल का बोलेगा तो कोल्डिहवा बोलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये सब ना पूछा हुआ है। ठीक है।
तो कृषि बोलेगा मेहरगढ़ कोल्डिहवा से, और चावल का बोलेगा तो कोल्डिहवा से मिला है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर के बने होते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत के पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की है। तो पूरा पाषाण कालीन खोजे की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है। पलावरम नामक स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई थी, जब CL क्लाइयल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोप्रकरण की खोज निकाले थे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सी है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, और सिंध भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है, और ये सबसे प्राचीन नगर है। असम का श्वेतभू गीवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। ये भी ध्यान रखिएगा। मानव कपि कौन है? तो गीवन, श्वेतभू गीवन। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो असम में। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जिरवो संस्कृति से है, और भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल अस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो MP में है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन चित्रों का पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय तक माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में, मतलब 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो भीमबेटका जो है ना, भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में मान्यता दी है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नोट में क्या है? तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किए हैं। तो किसका नाम, उनका नाम क्या था? तो रिजले। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट क्या है? तो तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो ये बहुत बार पूछा भी है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब? तो 1921 में। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य या ब्रॉन्ज युग में भी रखा जा सकता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट है, सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे
सुत्का गेडोर बल्चिस्तान, पूर्वी पुरास्थल में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी में पुरास्थल में गोदावरी है। गोदावरी नदी के तट पे दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके का मैप आप बना लीजिएगा। यहाँ पे मांदा है, यहाँ पे दैमाबाद है, यहाँ पे आलमगीरपुर है जो यूपी में है, और यहाँ पे सुत्का गेंडोर है। और ये नदी का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चिनाब नदी है, यहाँ पे गोदावरी नदी है, यहाँ पे आपको आलमगीरपुर में हिंडन नदी और इसमें दासक नदी है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह के मैप बना करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई थी। इसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गन्नवारीवाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा है। नेक्स्ट है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर दिया था, और ये 40वां था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। तो सूरजभान ने किसकी खोज की है? तो ये राखीगढ़ी की खोज की है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो घग्गर नदी के किनारे है, और यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट है लोथल व सुत्कोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो लोथल तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, और सुत्कोतदा भी गुजरात में ही है। जूते हुए खेत और नक्शकारी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। तो ये ना 66 बीपीएससी में पूछ लिया था कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से, जो राजस्थान में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्थान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुंड कहाँ से प्राप्त होता है? तो लोथल जो गुजरात में है, और कालीबंगन जो राजस्थान में, यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी 69 में भी क्वेश्चन ये पूछ लिया था। तो ये कहाँ पे मिला है पशुपतिनाथ का? तो मोहनजोदाड़ो में। अगर मोहनजोदाड़ो मूवी आप देखे होंगे तो उसमें ये चीज़ ना दिखाता है, जो सपने में देखते हैं ना, तो वो चीज़ दिखाता है कि तीन जो मुख वाले, नहीं माफ़ कीजिएगा, एक सिंह वाले के लिए दिखाता है उसमें। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिलती है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो से नतर्की की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो कहाँ से नतर्की की कांस्य मूर्ति मिली है फ्रेंड्स? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे दिखाया गया है। नेक्स्ट है मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चाहोंदरो से मिले हैं। तो मनके कहाँ मिलते हैं? तो मनके बनाने वाले कारखाने लोथल और चाहोंदरो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया है एक बार, तो और भी पूछ सकता है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा,
तो सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये भावचित्रात्मक थी। नेक्स्ट है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, तो ये पद्धति भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त होता है, तो मिट्टी से बने हल है, ठीक है, हल है, तो ये बनावली जो हरियाणा में है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रंगपुर एवं लोथल। कहाँ? तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सूरकोदता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े की अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? तो ये सूरकोदता, कालीबंगन और लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि 69 का बीपीएससी आप दिए होंगे ना, तो शायद मेरा कौन सा सेट मिला था मुझे याद नहीं है। उसमें पहला क्वेश्चन यही था कि 3 जानवर के नाम थे और उसमें पूछा हुआ था कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थे, तो उसमें घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन इसमें लिखा है कि कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो किसने कहा था? तो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे और वृक्ष पूजन एवं शिव पूजन के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन थी। इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, तो मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंबड़ वाला सांड एक सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्ति मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्यात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो ये ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तो ये ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजन की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट है शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधि मिली है, तो कहाँ युग्म समाधि मिली है? तो लोथल एवं कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे छोटा सा नोट्स था, वो हम देख लेते हैं। तो सिंधु
सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से आता था? तो खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान ईरान। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। और सीसा ईरान से आता था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ये चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें है पहला ये देख लेते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। ठीक है, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिले में है और इसकी खोज दयाराम सरस्वती ने किए थे। दयाराम सरस्वती ने 1921 में किए थे। और माधो स्वरूप वत्स 1926 में और वहिलकर 1946 में किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो रावी सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में और राखालदास बनर्जी 1922 में किए थे, तो ध्यान रखिएगा। चाहुंद्रो की सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत में है पाकिस्तान, नवाब शाह जिला में। और मैके एवं एन.जी. मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान और के हनुमानगढ़ जिले में है और अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है और फजल अहमद खोजे हैं। रंगपुर मानदर में है, गुजरात काठियावाड़ जिला में रंगनाथ राव ने खोजे हैं। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और पंजाब के रोपड़ जिला में है और यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ज़्यादा पूछा हुआ है कि किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिला में है और रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में और यगदत्त शर्मा खोजे हैं। और सुतकांग गेडोर तासक नदी के किनारे पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे हैं और ऑरेंज स्टाइन खोजे हैं। बनावली रंगोई हरियाणा के हिसार में है और रविंद्रम सिंह बिष्ट ने खोजे हैं। और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है और गुजरात के कच्छ जिला में है और खादीर द्वीप पे और जे.पी. जोशी ने खोजे हैं। और सोतका सादिकौर दक्षिण बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्स जो 1962 में खोजा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने ये देख लिया है और अभी हम देख लेते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में देख लेंगे और वैदिक सभ्यता के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो, और किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में, ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो मध्य एशिया को किसने माना है फ्रेंड्स? तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को माना है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य एशिया को मैक्स मूलर ने माने हैं। और उसके बाद माना है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आर्यों का था तो आर्यों का सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, जबकि जो हमने अभी सिंधु सभ्यता देखी थी वो शहरी सभ्यता था। और इनकी भाषा क्या है? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 वर्गों में बटा हुआ था। पहला क्या था? तो कुल, उसके बाद ग्राम, क्योंकि आरोही क्रम है तो कम से ज़्यादा पे जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। कुल, ग्राम, विष्ट, जन और राष्ट्र, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है, ग्रामीणी, विष का प्रधान को विषपति, जन के शासक को राजन कहलाते थे, तो ये ध्यान रखिएगा। राजअधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे, तो ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है सूत रथकार व कामादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति, पूरब किसे कहते थे तो दुर्गपति एवं स्पंस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ब्रजपति किसे तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद। नोट्स में ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सभा और समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। तो गविष्टि गायों की खोज होता है, ध्यान रखिएगा। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दशराज युद्ध का उल्लेख कहाँ पे है, तो 7वें मंडल में है। और यह युद्ध परुष्णी नदी, कहाँ तो परुष्णी नदी, ये पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। यह नदी परुष्णी नदी, जिसे अभी रावी नदी कहा जाता है, के तट पे सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ये वर्ण कौन है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख्य से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है आर्यों का समाज। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिससे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा बहुत बार पूछा हुआ है। लोपामुद्रा, घोषा, सिंकता, अपाला एवं विश्वास जैनी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी के यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को आमोज कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा भी है। अगर आप घटना चक्र देखेंगे ना बीपीएससी के लिए, तो घटना चक्र में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि जीवन भर अविवाहित रहने वाले को आमोज कहते हैं, और जो जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाते हैं उसे उपाध्याय कहते हैं। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन है तो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे कौन कौन तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूल क्रीड़ा थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। तो महर्षि कणाद को क्या माना जाता है तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। गायों को अघन्या कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है कि गायों को क्या कहा जाता है तो अघन्या। न मारे जाने वाले योग्य पशु बोला जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है श्रेणी में रखा जाता था गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था तो घोड़ा था, और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ठीक है, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहते थे, तो ध्यान रखेंगे। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हो गया था।
नेक्स्ट है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेने देने में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋग्वेद ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 1 बार हुआ है, और यमुना का 3 बार हुआ है, और सबसे पवित्र नदी को सरस्वती नदी माना जाता था। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता होते थे, और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद ईसा की दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त ज्ञान वेदी बनाने के लिए अपस्तव व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सविष्टि नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद में 3रे मंडल पे है, तो ये ध्यान रखिएगा। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 है, कौन कौन है, तो महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संगीता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नोट में क्या है, तो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांग सूत्र की रचना बद्रायण ने की है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अभी हमने देख लेते, इसमें जो शॉर्ट नोट्स था जो हमने नहीं देखा था उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि बीच में अगर शॉर्ट्स बताते हैं ना तो वो थोड़ा सा ना वो मार्ग से भटका हुआ फील होता है, इसलिए मैं उसको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा के नाम। तो पूर्व प्राचीन और सम्राट, पश्चिम प्रचित और स्वराष्ट्र, उत्तर उदची विराट, मध्य में क्या है राजा भोज, मध्य दक्षिण में राजा भोज ये था। और दूसरा में नोट्स में क्या था कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक है तो चावक को चावकी कहा जाता था, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ज़्यादातर योग का तो हमें पता है पतंजलि, सांख्य को कपिल होते हैं, बहुत बार पूछा भी है। सांख्य कपिल, न्याय को गौतम, न्याय दर्शन किसने दिया है तो गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, और विशेषिक कनाद ने किए हैं। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आप PYQ करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, चाहे जिसका भी PYQ करे आपको ये चीज़ क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक शॉर्ट्स नोट में यहाँ पे था कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। कुंभ किसके बोलते थे, तो कुर्रम नदी का नाम अभी कुंभ है, और कुंभा काबुल में है। विस्तारा, झेलम नदी का नाम पहले का नाम विस्तारा था। चिनाब का पुराना नाम क्या है तो अश्किनी था। रावी का पुराना नाम परुशनी था। सतलज का शत्रुदी था। व्यास का बिपाशा। सदानीरा गंडक, जो अभी गंडक जिसको बोलते हैं उसको पहले का नाम सदानीरा था। घग्गर नदी जो पहले दहसवंती नदी कहते थे, और गोमल, गोमती नदी को गोमल कहा जाता है अभी, और सुवस्तु स्वात कहा जाता है, सुवस्तु नदी को अभी स्वात कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में है तो संबंधित देवता, संबंध किससे है तो इंद्र का संबंध किससे था तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता था, और अरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व
शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात करता था। घौ तो आकाश का देवता सबसे प्राचीन है। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन विस्पति को हराने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता मारुति को कहा जाता था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। मुद्रा की इकाई कौन थी? तो निस और शतमान। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद के बारे में पूछेंगे, महाजनपदों का उदय, और आगे जितने भी आएंगे ना उसी तरीके से धीरे धीरे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये महाजनपद ना छोटा सा टॉपिक है, तो मैं इसी वीडियो में उसको कवर कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धर्म से लेकर के चलेंगे। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी ईसा कलर यही सही लग रहा है ना। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 जनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपद का कहाँ पे मिलता है? तो अंगुत्तर निकायत में मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र, आधुनिक स्थान, तो ये भी देख लेंगे। तो अंग चंपा में है, जो भागलपुर मुंगेर बिहार में। मगध गिरिव्रज राजगीर उसकी राजधानी थी। पटना गया बिहार। काशी वाराणसी उसकी राजधानी थी, और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास। वजी वैशाली विदेह मिथिला में है, और कौशल श्रावस्ती अविंती उज्जैन महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश में। मल्य हो गए कुशावती। नेक्स्ट है पंचाल हिछत्र और कंपिल्य है। नेक्स्ट है चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ और मत्स्य विराटनगर। कंबोज हटकर और सुरसेन मथुरा। अस्मक पोटली या पोतन या गंधार तक्षशिला है। तो 16 महाजनपद का आप राजधानी देख लिए हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें कि बिहार में 3 राजधानी हमारा था। बिहार में 3 महाजनपद थे, तो बहुत बार पूछता है। तो एक है अंग थे, उसके बाद मगध था, और एक बार बज्जी था। तो 1-3 है हमारा बिहार में। ठीक है, मगध, अंग और बज्जी। ठीक है, तो 3 बिहार में है। बिहार में महाजनपद था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ज़्यादातर आपको फिर अवंती पूछेगा और कौशल, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो परिवचन सबसे ज़्यादा दिए हैं, तो वो पूछता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म और जितने जो धर्म हैं सारे कुछ को एक में कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।